हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डीएनडी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए बच्चों, पिछले 8 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चे गांव के हैं जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इस साल से मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट करूं। इसलिए मैंने ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। अपनी डीएनडी मैथ्स क्लासेस के नाम से एक एप्लीकेशन है। यहां पर क्लास 9, 10, 11, 12 के सारे हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल मिलेगा आपको यहां से। तो देखिए बच्चों, मैंने पहले एक वीडियो बना लिया है। नॉर्मली संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने संख्याओं के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर दी थी। दूसरा वीडियो है जिसमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। टॉपिक क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है ये प्रमेय? इस प्रमेय के बारे में आपको दो चीजें खास करके ध्यान रखनी है कि भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या हैं, ये अगर आप सबको समझ में आ गया तो ये प्रमेय भी आपको समझ में आ जाएगी। और इस प्रमेय में कोई इतना टफ नहीं है विद्यार्थियों। इसमें नॉर्मली एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वो भी गुणनखंड विधि आपने पढ़ रखी है। गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, मैं प्रमेय पढ़ के बताता हूं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी इस लाइन का यह मतलब है बच्चों कि जितनी भी भाज्य संख्या होती है उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको नॉर्मल कोई एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे 48 है, 48 के आप फैक्टर करो, गुणनखंड करो। 2 से होगा कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से होगा 12, फिर 2 से होगा 12 का 6, फिर 2 से होगा 3 और फिर 3 से होगा 1। ये मैंने 48 के क्या कर लिए यहां पर? गुणनखंड। एक नॉर्मल में एक और एग्जांपल ले रहा हूं। 42 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से हम करेंगे तो 3 सते 21, फिर 7 से 7 एकम 7। तो देखो दोनों के गुणनखंड क्या है बच्चों? दोनों के गुणनखंड क्या है? 48 के गुणनखंड हमने क्या निकाले? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और 42 के हमने गुणनखंड निकाले 2 गुणा 3 गुणा 7। इन दोनों उदाहरण से आप समझना क्या है। दोनों उदाहरण में देखिए, ये तो एक भाज्य संख्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है। और इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। ये जो 48 एक भाज्य संख्या, ये 2 और 3, 2 की पावर 2 की घात 4 गुणा 3, इस रूप में हम लिखेंगे इसको 2 की घात 4 गुणा 3। और यहां पर कोई भी संख्या डबल नहीं आ रही है, कोई भी संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है। सिर्फ 2 एक बार है, 3 भी एक बार है, 7 भी एक बार है। तो यहां पर ये जो 2 और 3 है, ये दोनों अभाज्य संख्या है। क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और यहां पर भी 2, 3 और 7, ये तीनों संख्या क्या है? ये भी यहां पर अभाज्य संख्या है। तो आपको भाज्य और अभाज्य संख्या की पहले तो परिभाषा पता होनी चाहिए। अब देखिए, क्या है भाज्य संख्या? वे समस्त धनात्मक पूर्णांक, यानी वे सभी धनात्मक पूर्णांक जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। वे समस्त धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, यानी ऐसी धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर्स, ऐसी पॉजिटिव संख्याएं
जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। इन दो में एक तो 1 होता है और दूसरा कौन सा होगा, स्वयं, यानी वही नंबर। एक तो 1 होगा और दूसरा नंबर कौन सा होगा, स्वयं, यानी वही नंबर। ये जो दो संख्याएं होती है, दो गुणनखंड जिसके होते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और वह दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे बच्चों, एक तो 1 होगा और एक खुद होगा, स्वयं, इटसेल्फ। ये दोनों गुणनखंड जिस संख्या के होंगे उन संख्या को हम कहते हैं, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या, देखो बच्चों, भाज्य संख्या की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक भाज्य संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो या दो से अधिक गुणनखंड जिसके होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण 4 के गुणनखंड 1 होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। ये कैसे पता चलेगा बच्चों गुणनखंड, यानी ये जो संख्या होती है आप देखो कि ये किस किस के पहाड़े में आती है, जिसके पहाड़े में आएगी वो उसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है। फिर इसी प्रकार जैसे मान लो 6 है, तो 6 एक के पहाड़ टेबल में भी आता है, एक के पहाड़े में भी आता है 6, 2 के पहाड़े में भी आएगा 6, 3 के पहाड़े में भी 6 आएगा और 6 के पहाड़े में भी 6 आएगा। इसका मतलब 6 के गुणनखंड हमने क्या क्या बना लिए बच्चों, 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6, 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, इसके भी 2 फैक्टर से ज्यादा हो रहे हैं, यानी 3 फैक्टर, इसके टोटल 4 फैक्टर, यानी वे समस्त धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। और वे समस्त धनात्मक संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें एक तो 1 और दूसरा स्वयं, केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और खुद, इटसेल्फ, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, अभाज्य संख्या मतलब केवल 2 गुणनखंड और भाज्य संख्या मतलब 2 या 2 से अधिक गुणनखंड। परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है, परिभाषा के अकॉर्डिंग है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, क्रम का भी इसमें ध्यान रखना, आरोही क्रम में आपको लिखना है, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है ये भी मैं बता देता हूं। देखो, आरोही क्रम का मतलब होता है सीढ़ी को चढ़ना, यानी कम से ज्यादा, यानी छोटे से बड़ा, ये होता है आरोही क्रम। पहले छोटी संख्या आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े नंबर से आपको छोटे नंबर की ओर जाना है, मतलब पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस प्रकार आपको आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पता होना चाहिए। यानी आपको यहां पर जो एक क्रम है, ये क्रम आपको आरोही क्रम होना चाहिए, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। कौन सा क्रम होना चाहिए बच्चों, आरोही क्रम। आरोही क्रम में आपको लिखना है, ये ध्यान रखना। फिर क्या पूछा, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब ये खास करके ध्यान रखना, ये अद्वितीय क्या है, यानी यूनिक इसको कहते हैं, यूनिक। अद्वितीय यानी यूनिक, ये क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल में जैसे ले रहा हूं कि ये एक एग्जांपल में लेता हूं, इसको रफ कर देता हूं।
एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं, 8190, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसके हम करते हैं गुणनखंड। देखिए बच्चों, इसके गुणनखंड क्या होंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से लेंगे क्योंकि 0 आ रहा है, 2 से लेंगे 8190। देखिए 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कोई नंबर नहीं है, 1 है, लेकिन यहां पर 0 लिखना है, खास करके ध्यान रखना क्योंकि हमको 2 डिजिट एक साथ लेनी है। अब 19 आ रहा है, तो 19 आने के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 2 9 जा 18, 2 नंबर की 18, एक बचा, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 0 कैसे आया, ये अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं अलग से बताता हूं। 8190 में आप क्या कर लो, 2 का भाग लगा के देखो, 2 चौक 8, 0 ऊपर से लिखा 1, क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। ऐसी कंडीशन आती है, एक संख्या तो हमने लिख ली, एक और संख्या हम लिख रहे हैं। अगर कोई भी भाग में अगर 2 संख्या एक साथ लिखते हैं तो एक 0 लिखना पड़ता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। अब कितना 19, तो 2 नमा की 18, एक उधर से 0, 2 पंजे 10, ये आपका शेषफल 0 आ गया। 4095, अब 5 आ गए, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 लेते हैं, देखिए 4 है, 3 1 जा 3, 1 बचा, 1 और 10 9, तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 1 और 9 19, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 1 बचा, 1 और 5 15, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे हो गया 15, वापस 5 आ रहा है बच्चों, तो फिर हम इसको 3 से गुणनखंड करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे, तो देखिए 3 13 आ रहा है, तो 3 के बारे में 13 कहां पे होता है, 3 चौक 12, एक बचा, 1 और 6 16, 16 में 3 पंजे 15, फिर एक बचा, 1 और 5 15, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। अब वापस ये 3 से नहीं जाएगा, तो हम इसको 5 से भागित करेंगे, 5 5 45, 5 नमा की 45, 5 एकम 5, फिर 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 2 और 1 21, तो 7 तिया 21 और 13 एकम 13। देखो ये मैंने इसके कर लिए गुणनखंड, 2 3 3 5 7 और 13, 2 3 3 5 7 और 13, ये हमने इसके गुणनखंड किए। गुणनखंड करना आपको आना चाहिए बच्चों, अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे कंप्लीट। अब देखिए ये मैंने इसको एक और तरीके से, एक तो मैंने ये क्रम वाइज गुणा किया है, सॉरी क्रम वाइज गुणनखंड किया है, सबसे छोटी संख्या ली, मतलब क्रम वाइज, देखो छोटे से बड़े की ओर। अगर मैं चाहता हूं इसको विदाउट क्रम, बिना क्रम के तो कोई भी पहले संख्या ले लो, बड़ी संख्या ले लो, 7 ले लेते, 7 एकम 7, एक बचा, 1 और 1 फिर 11, फिर 7 एकम 7, 4 बचा, 4 और 9 49, तो 7 सत्तो सत्तो 49, 7 हो गया। अब 0 आ रहा, इसका मतलब 5 से चला जाएगा ये 5, तो 5 में क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, एक बचा, 1 और 7 17, तो 17, तो 5 तिया 15, 2 बचा, 2 और 0 20, तो 5 चौक 20, 7 भी आ गया, 5 भी आ गया, अब 4 आ रहा, मतलब 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, फिर 2 से 7 आ रहा है, 2 से नहीं जाएगा, 3 ले लेते हैं, फिर 3 से 11 आ रहा है, 3 से जाएगा, 3 से करो इसको भागित, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 नमा की 27 39, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर 13 से जाएगा ये 1। अब देखिए इसका क्रम फिक्स नहीं है, ये जो मैंने लिखा है ये अद्वितीय रूप में होगा, अद्वितीय, इसको हम कहते हैं अद्वितीय, और ये आपका क्या है,
ये अद्वितीय और ये अद्वितीय नहीं है। अब परिभाषा में लिखा हुआ है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, क्रम का इसमें कोई रोल नहीं है, क्रम का इसमें कोई रोल नहीं है, आप कैसे भी गुणनखंड करो, वापस सबका गुणा करोगे तो यही संख्या आएगी, यही संख्या वापस आएगी। इसलिए क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ये आपकी प्रमेय है, और ये जो प्रमेय है ये किसने दी है? कार्ल फ्रेडरिक गोस, कार्ल फ्रेडरिक गोस। इस प्रमेय का श्रेय कार्ल फ्रेडरिक गोस इस प्रमेय की उत्पत्ति की है, यानी वर्णन किया है। ठीक है, इस प्रमेय का वर्णन कार्ल फ्रेडरिक गोस। नॉर्मली ऐसे कहीं पर भी पूछेंगे नहीं, बट आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि ये प्रमेय किसने दी? कार्ल फ्रेडरिक गोस। अब देखिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, हाँ एक और बात मैं बच्चों आपको बताना चाह रहा हूं। बोर्ड पर मैं जितना भी लिखूंगा, आपकी बुक का एक एक उदाहरण, एक एक प्रश्न, एक एक परिभाषा और जितने भी सूत्र है, सारे के सारे आपको हर अध्याय के अकॉर्डिंग, मतलब हर पाठ के अकॉर्डिंग, हर पाठ के अनुसार आपको पीडीएफ मिलेगी। आपको एप्लीकेशन में जहां वीडियो का सेक्शन है, वहां साइड में नोट्स का भी सेक्शन है, तो आपको नोट्स भी मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं खुद के हाथ के द्वारा मैं सॉल्यूशन करूंगा। एक एक उदाहरण को, एक एक परिभाषा को, सभी को मैं अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाऊंगा और पीडीएफ बना के अपलोड करूंगा। तो आप क्वेश्चन भी अगर नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पीडीएफ को ओपन करना, हर अध्याय की अलग अलग रहेगी, तो पूरे अध्याय की पीडीएफ एक एक साथ आपको मिलेगी, तो वहां से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ अब देखिए आगे मैं एक बात और बता रहा हूं आपको। यदि हम गुणनखंडों को आरोही क्रम में, यदि हम गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिखें एवं समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ घात के रूप में लिखें, तो इसी तरीके को, ये जो तरीका है लिखने का, इसी को हम क्या कहते हैं? आधारभूत प्रमेय यानी मूलभूत प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ये मेरे पास बुक है, बुक से मैं बोल रहा हूं। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्रम बहुत जरूरी है आरोही क्रम में। अभी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए थे, यहां पर था वो आरोही क्रम में एग्जांपल नहीं था, लेकिन यहां पर जो था वो आरोही क्रम में एग्जांपल था, उदाहरण था। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है। अब देखिए मैं पहला उदाहरण आपको बुक से पढ़ के समझा रहा हूं कि पहला उदाहरण क्या कहना चाह रहा है। अब हम उदाहरण स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। 4 की घात n क्या कहना चाह रहा है? उदाहरण 1, 4 की घात n, जहां पर n क्या है? प्राकृत संख्या यानी प्राकृतिक संख्या। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 2 3 4 अप टू अनंत, ये सारी प्राकृतिक संख्या होती है। फिर इसमें आगे पूछा है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अब इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? अंक शून्य पे समाप्त होने का मतलब, जो आपकी संख्या होती है, जैसे 5 जीरो होते हैं, यहां पर जीरो आना चाहिए अंतिम में। 4 की घात, अब देखिए n का मान प्राकृतिक संख्या में ऐसे बता रहा हूं, बाकी लिखना क्या है वो तो मैंने नोट्स में कंप्लीट अच्छी तरह से लैंग्वेज में लिखा है, आपको वहां से लिखना है, मैं सिर्फ समझाऊंगा क्या है। ठीक है, 4 की घात n, तो देखिए n एक प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 4 की घात 1 क्या आता है? 4 ही आएगा। अगर मैं n का मान 2 रखूंगा तो 4 की घात 2, इसका मतलब कितना होगा? 16 होगा। 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, अगर इसी में n का मान हम 3 लेंगे, 4 की घात 3 करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 3 बार तो 4 गुणा 4 16, 16 इंटू 4 64। फिर इसी प्रकार
4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 64 में 4 का गुणा कर दो तो कितना होता है 256। भाई ये 16 ये 16, 16 गुणा 16, 6 6 36 का 6, कैरी 3, 6 6 12 15 का 5, हासिल 1 2 256। ये डायरेक्ट गुणा भी करना मैं आपको सिखाऊंगा, आएगा उसमें मैं बताऊंगा कैसे डायरेक्ट गुणा करते हैं बच्चों। अब देखिए इसी प्रकार हम लेंगे, अब देखिए कहीं पे भी इकाई का अंक देखो आप, इकाई का अंक क्या है, इधर 4 है, इधर 6, इधर 4, इधर 6, यानी जितने भी आप घात लोगे सब में 4 और 6 ही आएगा। यहां पर 0 कभी भी नहीं आएगा, 0 कभी भी नहीं आएगा। और 0 कब आता है बच्चों, 0 वहीं आएगा अगर 0 आता है, जैसे 0 10 है, इसमें 0 है, और 20 है, 30 है, 40 है, इन सब में 0 आता है। इस 10 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 5, इस 20 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इस 30 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इस 40 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, लिख सकते हैं 40 है तो 2, ये तो हो गया 10, 10 टू 20, 20 सॉरी एक एक्स्ट्रा लिया है, मल्टीप्लाई 5, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा 40। अब देखिए आप इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, यानी अगर इकाई का अंक 0 हो तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा। अब हमारे पास जो संख्या है उसका गुणनखंड देखते क्या आता है, 4 की घात n, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, या तो इसको 2 गुणा 2 लिख लो, दोनों सेम है तो इसको हम 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, और इसको और इसका गुणा हो जाएगा तो 2 की घात क्या आ गया 2n, यानी सिर्फ एक ही तो फैक्टर आ रहा 2, 5 तो इसमें आएगा ही नहीं, और 5 अगर नहीं आएगा इसका मतलब 4 की घात n के इकाई अंक में 0 कभी भी नहीं आएगा। ऐसी संख्या मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं, यदि कोई संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी, 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। ये देखिए शून्य पे समाप्त होगी तो 100% वो 5 से विभाजित होगी, अगर वो 5 से विभाजित होगी तभी हम उसको कह सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या है 0 है। फिर यहां पर अर्थात 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यहां पर 4 की घात n में इकाई का अंक 0 अगर आएगा तो कब आएगा, जब 4 की घात n के जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें 5 आना चाहिए। फिर आगे यह संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है यहां पर कहीं भी 5 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 4 की घात n के गुणनखंड में केवल 2 प्राप्त होता है, 4 की घात n गुणनखंड में केवल 2 प्राप्त होता है। अतः अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम कह सकते हैं कि 4 की घात n के गुणनखंड में 2 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। ये 5-6 लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी अगर ये प्रश्न आया तो। अब ये प्रश्न आया तो ये लिखे कहां से, मैंने बोर्ड पे लिखे नहीं, मैंने सिर्फ प्रश्न को समझाया है। नोट्स के अंदर आपको कंप्लीट लिखा हुआ मिलेगा, वहां से आपको नोट करना है, ठीक है। ये पहला उदाहरण हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल सेकंड क्या है, मैं आपको पहले एग्जाम्पल सेकंड रीड करके बताता हूं, उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन कौन सी संख्या है 6 और 20, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसमें बच्चों, HCF और LCM। एग्जाम्पल सेकेंड,
6 और 20, 6 और 20 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बुक में दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। 6 के गुणनखंड क्या होंगे और एक 20 के क्या होंगे। पहले हम इसके गुणनखंड मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, अलग अलग, आपको जो बढ़िया मेथड लगेगा बच्चों उस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले 6 के मेथड क्या होंगे, फैक्टर 2 तिया 6, 3 एकम 3, 20 का 2 के पहाड़े से जाएगा 2 धाम 20, फिर 2 के पहाड़े से 2 पंजे 10, फिर 5 के पहाड़े से 5 एकम 5। अब देखिए 2 6 के गुणनफल क्या क्या आ गए, एक तो 2 गुणा 3 आया और 20 में हमने किया तो 2 गुणा 5 आया। और इसी का मैं एक और, इधर जरूरत नहीं है, यही दूसरा तरीका बताऊंगा 6 का, एक तो 2 गुणा 3 आया और एक 20 का क्या है 2 गुणा 5। आपको प्रश्न लिखना है, ये करना, इन दोनों में से आपको जो समझ में आए वो सिर्फ एक ही आपको लिखना है। यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है आगे, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए HCF आपने लगभग लसप मसप तो पढ़ा ही है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैं आपको बता रहा हूँ। HCF को मतलब दोनों में क्या कॉमन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये मेथड इजी में बता रहा हूँ, नॉर्मली जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनको ये मेथड अच्छा है, और वो थोड़ा लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए आपको दोनों संख्याओं में देखना है कि कौन कौन सी संख्या सेम आ रही है। देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, इसका मतलब एक तो 2 आ गया, और कोई नंबर आ रहा है 3 नहीं है, 5 इधर 5 नहीं और 2 इधर 2 नहीं, मीन्स कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब HCF तो क्या हो गया, इसका 2 हो गया। फिर LCM में क्या करना है, जो HCF निकाला वो आपको लिखना है, उसके बाद जो संख्या गोले में नहीं है, बिना गोले वाली जितनी भी संख्या बच रही है वो भी आपको लिखनी है। 3 गुणा 2 गुणा 5, गोले को छोड़ के। हाँ, अगर दोनों में इधर उधर, ये 2 संख्याओं में तो नहीं आएगा, लेकिन 3 संख्याओं में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, उसमें मैं बताऊंगा क्या दिक्कत होगा। गोले के अलावा जो बची हुई सारी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। अब देखो सबका गुणा करें, 3 इंटू 2 6, 5 दूनी 10 और 6 गुणा 10 कितना हो गया 60। ये आपका आंसर आ गया 60 और ये आ गया HCF। अब जो बुक का तरीका है, बुक का मेथड क्या है, बुक का मेथड में आपको एक बार बता देता हूं, एक नोट बोल रहा हूं। देखो HCF का हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, HCF और LCM। पहले HCF बुक की मेथड से मैं बताऊंगा और LCM एक टॉपिक में एक चीज पढ़ के आपको बता रहा हूं, बुक में दे रखा है। देखो बुक में क्या चीज दे रखी है, आप देखो बुक में पेज नंबर सेकेंड एग्जांपल में लास्ट लाइन है और उसके थर्ड नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे फर्स्ट लाइन दे रखी है। ये दोनों आपको समझनी है, ये बुक की लैंग्वेज से मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है कि जो HCF है, HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इसमें क्या लिखा हुआ है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, ध्यान से सुनना बच्चों, उभयनिष्ठ की बात हो रही, उभयनिष्ठ का मतलब होता है समान, कॉमन, जो दोनों में होनी चाहिए। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात लेंगे तो HCF हो जाएगा और सबसे बड़ी घात लेंगे तो LCM हो जाएगा। देखिए सबसे छोटी सबसे बड़ी घात के अकॉर्डिंग हम कैसे हल करेंगे, इसमें है, इसमें देखो क्या है, 2 की घात 1 है, 3 की घात भी 1 है, इसमें भी 2 की घात 2 है और 5 की घात 1 है। तो HCF में क्या करना है, सबसे छोटी घात लेनी है। देखो इसमें 2 आ रहा, इसमें भी 2 आ रहा, इन दोनों में छोटी घात क्या है 1 वाला, इसका मतलब सिर्फ 2 लेना है। फिर 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं है, इसका मतलब 3 नहीं लेना है। 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं है तो 5 नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में होनी चाहिए वो संख्या, दोनों में है तब उसकी छोटी घात। कैसे, अगर और ऐसे होता कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 और यहां होता 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7,
तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, तो छोटी घात कौन सी, ये रही, तो 2 की घात 2 लिख दिया। और कॉमन क्या आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, छोटी घात क्या है, ये रही, तो 3 की घात 1। इनको सोल्व करते हैं तो 4 गुणा 3 12, ये आपका HCF होता। तो ये ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए LCM, दोनों में बड़ी घात 2 का, ये रही बड़ी घात, प्रत्येक उभयनिष्ठ नहीं लिखा हुआ, प्रत्येक, चाहे वो नंबर इसमें हो या नहीं हो, इसमें हो या नहीं हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में सबसे बड़ी घात होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी संख्या, जितनी भी संख्या आ रही है उसमें सबसे बड़ी घात आपको लेनी है। 2 की घात 2, ये आ गया 2 की घात 2, 5 की घात 1, ये 5 की घात 1, और क्या बच रहा है 3, 3 की घात 1, तो 3 की घात 1, इन सबका गुणा करो। 2 की घात 2 का मतलब 4, और 5 की घात 1 और 3 की घात 1 मतलब 15, और 15 इंटू 4 15 चौक 60, तब भी 60 ही आएगा। ये गणित की तरीके से बताया मैंने, और ये मैंने मेरे तरीके से बताया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल सेकंड कंप्लीट हुआ। आपको नोट्स में कंप्लीट एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज के सारे प्रश्न सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, आप सिर्फ समझना है बोर्ड पर। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, सेकंड हो गया। एग्जाम्पल 3 में क्या कहना चाह रहा है, नंबर में लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको संख्या दे रखी है, कौन कौन सी, देखो रीड करो इतने, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो आप। एग्जाम्पल 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक नोट करके इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। यानी अगर आपको कोई दो संख्या दे रखी है 5 और 12, इसका जो HCF आएगा और इन दोनों का जो गुणा है और इसके जो HCF और LCM का गुणा हमेशा बराबर आना चाहिए। यानी वो दो संख्या ले लेते हैं, A गुणा B इज इक्वल टू HCF किसका, A और B का, LCM किसका, A और B का, ये बराबर होने चाहिए, ये आपका सूत्र है। अब इसमें क्या आपको निकालना पूछेंगे, आपको A और B दे रखा होगा, मतलब दो संख्या दे रखी होगी और इन दोनों में से कोई भी एक का मान दे रखा होगा, एक का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं इसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल नंबर 3, क्या एग्जांपल 3, 96 और 404, 96 और 404 का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम 96 करेंगे, देखो 96 के फैक्टर करते हैं, 96 2 से होगा, 2 चौक 8, 1 बचा, 1 और 6 16, तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे मतलब 2 का भाग लगाएंगे तो 12 में 2 का गया तो 6, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 3 और 3 का भाग लगाएंगे तो 1, ये हो गया। अब 404 में भी देखो, 404 में पहले 2 का भाग लगाया, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, 101, 101 के पाड़े से ही डिवाइड होता है। ये 96 और 404 के मैंने गुणनखंड कर लिए। अब इनके फैक्टर देखो क्या है, 96 के कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार 2 और 1 बार 3, तो 1 2 3 4 5 बार 2 और 1 बार 3, 404 के गुणनखंड कितने, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 101। अब देखिए HCF मैं अपने मेथड से बता रहा हूं, जो दोनों में होती है उस पर गोला लगाओ, 1 बार 2 आ गया, और कुछ है यस 1 बार और 2 आ रहा है, फिर गुणे में लिख दिया, और कुछ, बस अब कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 गुणा 2 करने पर यह आ गया 4, यह आ गया आपका HCF, ठीक है। और अगर बुक की मेथड से करेंगे तो इसमें 2 की घात क्या आ रही है, 5 इंटू 3 की घात 1, इसमें 2 की घात 2 इंटू 101, तो दोनों में छोटी कौन सी है, ये रही छोटी, तो 2 की घात 2 आपका उभयनिष्ठ मतलब दोनों में होना चाहिए, तो 2 की घात 2 आपका HCF। और इसी का अगर LCM निकालते हैं, तो इसी का अगर LCM निकालते हैं तो सबसे बड़ी घात ये रही 2 की घात 5, फिर 3 की घात 1 तो 3 की घात 1 और 101 तो 101, ये इसका LCM। लेकिन ये बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी, गणना बहुत लंबी जाएगी, इसको हम इस मेथड से करके निकालेंगे। अब देखिए इस सूत्र से हम कैसे इसको निकालेंगे। अब यहाँ पर आपके
ये तो हमने निकाल लिया, HCF निकाल लिया। अब सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणा और HCF गुणा LCM। दो संख्या क्या है, 96 और 404, ये लिख दिया 96 गुणा 404। अब HCF कितना निकाल लिया बच्चों हमने, 4। LCM हमको निकालना है, इस 4 को इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा। कोई भी संख्या बराबर में हो, बराबर से इधर भेजते हैं तो भागित में आ जाती है, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। तो 96 गुणा 404 बटा 4 इज इक्वल टू LCM। 4 से कट गया 96, कितनी बार, 4 कम 4, 4 दूनी 8, एक बचा, फिर एक और 6, 16, 4 चौक 16। तो 24 गुणा 404, 24 गुणा 404, 24 को 404 से गुणा करेंगे, 24 गुणा 404 इज इक्वल टू LCM। 4 चौक 16 का 6, 80 लगी, एक, फिर 4 इंटू 0 0 0 और प्लस 4 दुनिया 8, 8 और 1 9, 96। आप मल्टीप्लाई करना, यह आएगा 9696। LCM 96 आएगा, इसका मतलब LCM कितना निकाल दिया हमने, 96। ये 96 आपका LCM आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां से अलग से करके बताता हूं, यहां तक दिख रहा होगा आपको। देखिए ये क्या था, 96 को 4 से काट दिया तो 24 गुणा 404 बचा, ये बचा है 24 गुणा 404, 24 को 404 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा, ये आपका LCM आ गया। तो इस प्रकार हम निकालते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल 4 क्या है, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल 4 में क्या है। एग्जाम्पल 4 में क्या है, देखो एग्जाम्पल 4 में कहा है, मैं पढ़ के आपको समझा रहा हूं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6, 72 और 120, अब तीन संख्या है, तीन संख्या का आप कैसे निकालोगे। सबसे इजी मेथड है, सबसे पहले हम तीनों के गुणनखंड करेंगे। 6 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 72 का पहले तो 2 से करेंगे, तो 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 36, तो 18 दूनी 36 होता है, फिर 2 से 2 नमा के 18, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 2 2 3 और 3। अब देखिए 120, तो 120 का सेम 2 से जाएगा, 2 करेंगे, 2 का भाड़ा 120 में, तो 2 60 बार जाएगा, 2 इंटू 60 120। वापस चेक भी करना है, कैसे चेक करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे दिया आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करे दिया आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे दिया आना चाहिए, ठीक है। फिर 2 से भागित करेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से भागित करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से भागित करेंगे 3 पंचे 15, फिर 5 से भागित करेंगे 1। तो ये आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए। अब देखिए सबके फैक्टर क्या है, सबके गुणनखंड क्या है। 6 का 2 गुणा 3, 72 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर 120 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 11 120। अब देखिए HCF का मतलब क्या होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 2 लिख दिया। तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में, एक में ऐसा नहीं कि 2 में आ रहा है और तीसरे में आ रहा है, तब भी आपको संख्या नहीं लेनी है। ओके बच्चों। फिर 3 आ रहा है यहाँ पर, 3 आ रहा है यहाँ पर भी, और 3 आ रहा है यहाँ पर भी, तो 2 गुणा 3, और कोई संख्या है ही नहीं, इसका मतलब ये आ गया इसका 6 HCF। अब LCM देखो, LCM में मैंने बताया था गोले को छोड़कर जितनी भी संख्या है सारी संख्याएं लिखनी है, लेकिन वो कब, जब 2 संख्या दे रखी होगी तब। लेकिन 3 संख्या दे रखी है तब आपको ध्यान से देखना है, जो HCF आया वो तो लिखना है। इसके अलावा जैसे यहां पर भी 2 और 2 है, यहां पर भी 2 और 2, दोनों में जिसमें ज्यादा बार होगा वो आपको लेना है। यहां पर भी 2 बार है, यहां पर भी 2 बार है, अगर यहां और बचता है 1 और 2 तो इसमें कम थे इसमें ज्यादा होते, इसमें हम लेते हैं। तो इसमें भी 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, तो इन दोनों में से 2 एक बार ही लेना है, और इसमें भी 2 एक बार ही लेना है, और 2 है ही नहीं तो 2 खत्म हो गया। अब बचा क्या, 3 और 5, तो गुणा 3 गुणा 5। बस ये आपको खास ध्यान रखना। अगर इसको हम बुक की विधि से करेंगे क्या आता, देखो 6 के होते 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। 72 में क्या लिखते हैं हम, ये दूसरा तरीका जो बताया वो बता रहा हूं,
2 की घात 1 2 3 और 3 की घात 2, और 120 में क्या आएगा, 2 की घात 1 2 3 और 3 की घात 1 और 5। एचसीएफ में तो क्या है, जो दोनों में सबसे कम घात वाला, इसमें 2 की घात 3 2 की घात 3 2 की घात 1, तो ये रहा सबसे कम 2 की घात 1। इसमें 3 की घात 1 3 की घात 2 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 सबसे कम है, तो 3 की घात 1, उसका मतलब 6। और एलसीएम में क्या करते, सबसे बड़ी घात, इसमें 1 है इसमें 3 है, ये रहा 2 की घात 3, फिर 2 तो खत्म हो गया, 3 में यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, ये रहा सबसे बड़ी घात 3 की घात 2। अब बचा क्या, 2 हो गया 3 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, बचा 5, तो 5 की घात 1। इसको हल करोगे तब भी वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। देखो क्या आएगा, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9 और ये 5। 8 पंजे 40, 40 इंटू 9, 9 चौक 36, 360। इधर भी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो। देखो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 इंटू 2 60, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 इंटू 2 60, तो 6 गुणा 60, और 6 गुणा 60 तो 6 इंटू 6 कितना, 6 6 36, ये पीछे 0, 360 360। देखो दोनों तरीके से मैंने बताया, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से ये तरीका भी बेस्ट है, ये तरीका भी आपको बढ़िया, मैंने बुक में नोट्स में दोनों तरीके बताए हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, दोनों समझ में आ जाएंगे।